हाँ भाई देखो, नमस्कार साथियों। आज अपन बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर की। IBPS AFO का जो अपना स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें मैंने कहा था कि हर हफ्ते 3 वीडियो में लेकर आऊँगा। अभी थोड़ी सी समस्या आ रही है, समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। रात के 3 बजे, आज भी अभी भी अगर टाइम देखा जाए तो 3 बज रहे हैं अभी। अब मैं घड़ी तो आपको नहीं दिखा सकता, 3 बज रहे हैं, मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से तैयारी करके आप लोगों के लिए वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, चूँकि बोल दिया है, वादा कर दिया है कि भाई 3 वीडियो आपको IBPS AFO के हफ्ते में देने हैं तो देने हैं, वो कैसे भी करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखो, जो अपना जनरल एग्रीकल्चर का टॉपिक चल रहा था उसको अपना भी थोड़ा सा पॉज करते हैं, क्योंकि उसमें स्कीम बहुत ज़्यादा है और एक एक स्कीम के ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा तो 3-4 महीने उस स्कीम में निकल जाएंगे। उस स्कीम को कवर करने के लिए मैंने एक नया तरीका सोचा है। उसके लिए मैं 1-1.5-2 घंटे का एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, कभी टाइम निकाल कर, उसमें वो सारी स्कीम अपन कवर कर देंगे। या एक और नया तरीका मैंने सोचा, उसको उसमें उस तरीके से अपन उसे कवर कर लेंगे। तो जनरल एग्रीकल्चर में जो स्कीम वाला पोर्शन है उसको अभी पॉज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपने पास अभी बहुत सारा सिलेबस है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास बचे हैं। तो अपन आज शुरू करेंगे एग्रो मटीरियोलॉजी, और एग्रो मटीरियोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है एटमॉस्फेयर। ठीक है, केवल IBPS AFO के लिए नहीं, बाकी के जितने भी एग्जाम हैं एग्रीकल्चर के और नॉन एग्रीकल्चर वाले भी, उसमें एटमॉस्फेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि एटमॉस्फेयर के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग वहां पर देख सकते हो, एग्रो मटीरियोलॉजी की प्लेलिस्ट में है, एक ही वीडियो बनाया है शायद मैंने उस पर अभी। ठीक है, तो जो वीडियो बन चुके हैं उनको छोड़ो, वो पुराने वीडियो हो गए, अपन फिर से बनाएंगे, नए तरीके से पढ़ेंगे, कुछ नए अपडेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक, तो अपन एटमॉस्फेयर को शुरू करते हैं। देखो भाई, शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर। पहले तो एटमॉस्फेयर को समझो, एटमॉस्फेयर होता क्या है। देखो, क्या एटमॉस्फेयर का कोई कलर है? क्या आप एटमॉस्फेयर को देख सकते हो? नहीं देख सकते, मतलब एटमॉस्फेयर होता है कलरलेस। ठीक, क्या एटमॉस्फेयर में जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, क्या उसमें कोई स्वाद आता है? भाई चखने में कैसा लगता है? वो मीठा है कि खट्टा है? कोई स्वाद नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर होता है टेस्टलेस। ठीक, क्या एटमॉस्फेयर में किसी प्रकार की कोई खुशबू, किसी प्रकार की कोई बदबू आती है? नहीं आती। एटमॉस्फेयर न्यूट्रल होता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर होता है ऑर्डरलेस, मतलब एटमॉस्फेयर में किसी भी प्रकार की कोई खुशबू या बदबू नहीं आती है। तो एटमॉस्फेयर कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। इसके अलावा एक्चुअल में एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसेस हैं अलग अलग प्रकार की, उनका ये मिक्सचर है। कौन कौन सी गैसेस हैं वो देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को लिखा जाता है किससे? कैपिटल N से। अब ये जो नाइट्रोजन है, इसका प्रतिशत आपको याद रखना है, वो होता है 78.08%। ठीक, ये डाटा आप लोग याद रखना। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यही पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, नाइट्रोजन 78.08%। इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लिखा जाता है O2। ध्यान रखना, नाइट्रोजन को सिर्फ N लिखा जाता है, N2 मत कर देना इसको। ठीक है, नाइट्रोजन को लिखा जाता है सिर्फ N और ऑक्सीजन को लिखा जाता है O2 से। ठीक, ऑक्सीजन होता है 20.95%, 20.95%। याद ना हो तो आप इसे 21% भी याद कर सकते हो, इसको आप सिर्फ 70% भी याद कर सकते हो। ठीक, ऑक्सीजन से कम अगर हम बात करें फिर तो जाए, एक होती है आर्गन। आर्गन जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है AR। आर्गन कितनी होती है? 0.93%। ये कितनी होती है अपनी? 0.93%। इसके बाद फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको लिखा जाता है CO2 के। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिखते हैं उसको हम? CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहीं से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ठीक है, इसके अलावा एक और रखना चाहो तो वो भी याद कर लो, एक होती है नियोन। नियोन को डिनोट करते हैं Ne से,
और ये नियॉन होती है 0.001%। उस मतलब ये ट्रेस में आती है, ट्रेस गैसेस हैं, बहुत ही बारीक और बहुत ही मामूली गैसेस हैं, बहुत ही कम परसेंटेज में होती हैं। आपको सिर्फ 4 याद रखनी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली नाइट्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी आर्गन और चौथी कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको सीरियल वाइज याद रखनी है, ध्यान रखना है। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अरेंज मतलब जो ऑप्शन रहेंगे वो कुछ इसी तरीके से रहते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम आर्गन, आर्गन से कम कार्बन डाइऑक्साइड। इन 4 का तो आप लोग याद रख ही लेना। ये जो डाटा मैंने बताया है आपको, ये बहुत जगह पर आपको वेरी करेगा, अलग अलग मिलेगा। ये डाटा आप लोग याद रख लेना, ये एक्यूरेट डाटा है, ठीक है। यहाँ पर याद करने के तौर पर आप इसको 78% मान सकते हो, इसको 21% भी आप मान सकते हो। कई किताबों में तो भैया आपको ये ऑक्सीजन जो है इसको बढ़ा हुआ बताते हैं, 0.04% तक भी है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो आप 0.03% ही इसको याद रखना, ठीक। तो ये अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं, जिसमें से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। इन्हीं गैसेस से मिलकर बनता है क्या? एटमॉस्फेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। अब ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी पृथ्वी की सतह को घेरे हुए है। हमारी जो पृथ्वी की सरफेस है उसको चारों तरफ से कवर किया हुआ है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? ये एटमॉस्फेयर है। मतलब ये मिक्सचर है गैसेस का, ये गैसेस का मिक्सचर है इस पूरी पृथ्वी की चारों तरफ। कितनी दूरी तक है भाई? मिक्सचर तो है, हमारी पृथ्वी की सतह को कवर किए हुए हैं। कितनी दूरी तक कवर किए हुए हैं? तो ये पृथ्वी की सरफेस से लेकर 1600 किलोमीटर तक ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 1600 किलोमीटर तक। 1600 किलोमीटर के बाद फिर हमारा एटमॉस्फेयर खत्म, उसके बाद आ जाता है फिर अंतरिक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी तक है? 1600 किलोमीटर तक की दूरी तक है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है जो सतह से लेकर 1600 किलोमीटर तक है, यहाँ पर बहुत सारी लेयर हैं। अलग अलग स्फीयर में हमने अलग अलग स्ट्रेटा में अलग अलग शब्द यूज़ किए जाते हैं। लेयर शब्द भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेटा STRATA स्ट्रेटा शब्द यूज़ कर सकते हो, स्फीयर शब्द यूज़ कर सकते हो, लेयर शब्द यूज़ कर सकते हो। तो हमारा ये जो 1600 किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर है इसको अलग अलग लेयर में या स्फीयर में या स्ट्रेटा में बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है? वो बांटा गया है वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के आधार पर। वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस। कैसे? इस पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, अर्थ सरफेस से जब आप ऊपर की तरफ आसमान की तरफ जाओगे तो आपको टेम्परेचर में बदलाव नज़र आएगा। कभी आपको टेम्परेचर घटता हुआ दिखेगा, कभी आपको टेम्परेचर बढ़ता दिखेगा, कभी उसके बाद फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। यानी कि हर एक जोन में, हर एक लेयर में, हर एक स्फीयर में, हर एक स्ट्रेटा में टेम्परेचर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। जिसे कहते हैं अपन वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस। वर्टिकल शब्द क्यों है? क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में बदलाव होता है। उसी वजह से हमने इस 1600 किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर है उसको अलग अलग लेयर में, अलग अलग स्फीयर में, अलग अलग स्ट्रेटा में हमने बांट दिया है। तो वो अपन को लेयर पढ़नी है। देखो भाई, इसको मिटा दूँ मैं। अब वो लेयर कौन कौन सी हैं और उन लेयर से कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं वो आप लोगों को देखना है। देखो, मान लो ये रही पृथ्वी की सरफेस, ये क्या है? अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस कौन सी है? ये हमारी पृथ्वी, और ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी कैसी होती है? गोल होती है। तो ये है पृथ्वी की सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है। इस पृथ्वी की अर्थ सरफेस पर हमें कितने दूरी तक, मान लो ये है अपना 1600 किलोमीटर का एरिया। यहाँ पर आके बात खत्म होती है कितनी? 1600 किलोमीटर। इस 1600 किलोमीटर के ऊपर क्या है? फिर अंतरिक्ष है, स्काई है, जहाँ पर अपने सैटेलाइट वगैरह रहते हैं। और ऊपर जाओ तो चंद्रमा मिलेगा, और ज़्यादा आगे जाओ तो आपको बाकी के ग्रह मिलेंगे और सन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं अपन एक सन। ये है अपना, सब कुछ यही है भाई। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इस पृथ्वी पर? ये सन ही है। एक मिनट भाई,
देखो, तो हमारी पृथ्वी पर जो एनर्जी का जो सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स, भाई हमारी पृथ्वी पर घुमा फिरा कर एनर्जी कहाँ से आ रही है? इस सन से ही आ रही है, सूरज से आ रही है। ठीक है, अब देखो शुरू करो। तो ये हमारा 1600 किलोमीटर है, इसमें अलग अलग लेयर हमने बनाई है, किस आधार पर? वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के आधार पर, जिसमें सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्रोफोस्फीयर। सबसे पहली लेयर कौन सी है? ट्रोफोस्फीयर। अब आप लोग कह रहे हो कि थोड़ी सी अजीब क्यों है, यहाँ पर मैंने डिस्टेंस ज़्यादा रखी है, यहाँ पर भी डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है। देखो, ट्रोफोस्फीयर है, यहाँ पर आपको दो डाटा मिलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रोफोस्फीयर पृथ्वी की सतह से, अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई तक है? तो यहाँ पर दो डाटा होते हैं, एक होता है 8 किलोमीटर और एक होता है 18 किलोमीटर। तो 8 और 18 का क्या चक्कर है वो समझो। देखो, जो पोल है अपना, अब पोल और इक्वेटर दो चीज़ें होती हैं। पोल और इक्वेटर क्या होते हैं वो आपको मैं नहीं समझाऊंगा। देखो, ये जो अपनी पृथ्वी होती है ना, इस पृथ्वी में इस तरह से बांटा गया है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इक्वेटर और इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। तो ये जो वाला पार्ट है अपना, ये क्या है? अपना पोल है। पोल पर तो होता है 8 किलोमीटर। पोल पर कितनी दूरी तक होता है ट्रोफोस्फीयर? इसका नाम क्या है इस सबसे पहले जोन का? ट्रोफोस्फीयर। इनकी जो सबसे पहला जोन पड़ता है, जो सबसे पहली लेयर पड़ती है हमारी अर्थ सरफेस के बाद, वो कौन सी है? ट्रोफोस्फीयर है। इस ट्रोफोस्फीयर की अगर पोल से दूरी नापें तो कितनी है? 8 किलोमीटर। वहीं इक्वेटर से नापें तो कितनी है? 18 किलोमीटर। कितनी है भाई? 18 किलोमीटर। बात समझ में आई? ऐसा अंतर क्यों है? ये 8 किलोमीटर, वो 18 किलोमीटर क्यों? यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है, और वो क्वेश्चन ये है कि भाई जो एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों तरफ है, वो पृथ्वी की चारों तरफ क्यों है? क्यों वो एटमॉस्फेयर उड़कर किसी दूसरे ग्रह पर नहीं जा रहा है? क्यों वो एटमॉस्फेयर एक निश्चित दूरी पर पृथ्वी से बंधा हुआ है? इसके पीछे की वजह क्या है? वजह आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और वो वजह है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। वजह क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जो चीज़ पृथ्वी से जितनी ज़्यादा पास में होगी, हम पृथ्वी की सरफेस पर जितने ज़्यादा पास जाएंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा। पृथ्वी की सतह से जितनी ज़्यादा ऊपर जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। तो भाई ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या है? गैसेस हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। इसके अंदर अपना नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन वगैरह है। तो इनके अंदर भी वजन होगा, इनके अंदर भी वेट होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? उन वेटेड उनको गैसेस को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो बताओ, आप खुद बताओ कि इस पोल पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा कि इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा? सीधी सी बात है, पृथ्वी की सतह से परपेंडिकुलर अपन जाएंगे तब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से जो अपना एटमॉस्फेयर का जो गैसेस है वो दब गई हैं, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, जिस वजह से अपना जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो थोड़ी सी फैली हुई है। इसी वजह से यहाँ पर 18 किलोमीटर है, यहाँ पर 8 किलोमीटर है। हमारे इस 1600 किलोमीटर में एटमॉस्फेयर फैला जरूर है, और इस एटमॉस्फेयर का जो 99% जो मास है ना, वो तो 40 किलोमीटर में ही सिमट के रह गया है। कितने में? मात्र 40 किलोमीटर में। केवल 1% रह जाता है ऊपर तक। क्यों रह जाता है? ऐसा क्यों है? वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होगा? जिस चीज़ का वेट होगा, जिस चीज़ में वजन होगा, भले ही वो वेट कितना भी हो, मिलीग्राम में हो या माइक्रोग्राम में हो, वो चीज़ अर्थ सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होगी। वहीं अगर मैं इस ट्रोफोस्फीयर की बात करूं, तो जितना भी एटमॉस्फेयर है उसका 85%, यानी कि 85% ऑफ टोटल मास, हमारे एटमॉस्फेयर का जो 85%, 85% जो मास है वो केवल इस ट्रोफोस्फीयर में। वजह क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि पृथ्वी के सतह के पास में है, इसलिए उसको उसने खींच के रखा हुआ है। ठीक है, तो 85% मास एटमॉस्फेयर का अकेला यहाँ पर है। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा डेंस है, सबसे ज़्यादा घना है, और इसी डेंस होने की वजह से, इसी घने होने की वजह से, भाई देखो सूरज की रोशनी जब आएगी यहाँ पर, सूरज की रोशनी जब इसमें पड़ेगी, और चूँकि ये बहुत ज़्यादा डेंस है, सबसे ज़्यादा जो गैसेस होगी वो सबसे ज़्यादा यहीं पर होगी, तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगी। उस रिएक्शन की वजह से यहाँ पर क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ होंगी, यानी कि जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस आती हैं,
क्लाइमेटिक कंडीशंस या क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ आती हैं वो सब भी इसी ट्रोफोस्फीयर में ही होती हैं। क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ में जैसे कि बादल का बनना, क्लाउड, जैसे कि बारिश का होना, जैसे कि बर्फ़ गिरना, जैसे कि आपका धुंध पड़ना, जैसे कि अपनी ओस गिरना, जैसे कि अपनी फ्रॉस्ट आना, जैसे कि अपना थंडर आना, आंधी आना, तूफान आना, स्ट्रॉम्स आना, ये जितनी भी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं भाई, बादल बिजली कड़कना, आंधी तूफानों का आना, बर्फ़ गिरना, ओस गिरना, ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पर होती हैं? ट्रोफोस्फीयर में ही होती हैं। वजह क्या है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंस है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आता है, तो आप सभी जानते हो, अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है कि ज़्यादा होता है? टेम्परेचर हमेशा कम होता है। अगर आप पहाड़ी पर चले जाओ तो टेम्परेचर वहाँ पर आपको कम मिलेगा। यानी इस ट्रोफोस्फीयर में क्या होता है, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। सिंपल सा लिख लो, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ होता है। अब यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं लैप्स रेट। क्या कहते हैं? लैप्स रेट। ये लैप्स रेट कितना है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब पृथ्वी की सरफेस से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा, जिसे कहते हैं लैप्स रेट। आ गई बात समझ में? ये तो कहानी हो गई किसकी? ट्रोफोस्फीयर की। यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ट्रोफोस्फीयर की एवरेज हाइट बताओ। एवरेज हाइट कैसे निकालोगे आप? तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 18 है। 8 और 18 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा अपना? 13। ठीक है, तो कई किताबों में आपको इसका आंसर 12 भी मिलेगा और कई किताबों में इसका आंसर आपको 15 भी मिलेगा। ठीक है, 12 भी मिलेगा और 15 भी मिलेगा, 13 आपको नहीं मिलेगा। हालांकि एवरेज लेने पर देखो वही ज्योग्राफी वाला बात है, इसमें आप मैथमेटिक्स कैसे लगा सकते हो, लेकिन ये तो अपन को याद करने का एक तरीका है। कई जगह पर आपको 12 मिलेगा, कई जगह पर आपको 15 भी मिलेगा। अगर 12 और 15 दोनों ही ऑप्शन में आ जाएं और 12 और 15 में से कोई एक चुनना पड़े तो आप इसका आंसर चुनना क्या? 15। ठीक है, जितने भी आपके जियोलॉजिस्ट हैं वो 15 को ही चुनते हैं, 15 ही सही माना जाता है। ठीक, 12 दिया हुआ है कई किताबों में, लेकिन 12 को मत चुनना। अगर ऑप्शन में 15 है ही नहीं तो 12 को चुनना ही चुनना है। लेकिन अगर 12 भी दिया है ऑप्शन में, 15 भी दिया है ऑप्शन में, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? 15 होगा। ठीक, ये एवरेज हाइट है। वैसे तो कभी पूछ ले, लेकिन फिर भी तो क्या लगाओगे आप? दोनों में से एक चुनना पड़े तो 15, नहीं तो वैसे 12 है। ये तो हो गई ट्रोफोस्फीयर की कहानी। इसके बाद आप ऊपर चलो, अगला जोन देखो। अब इसको मिटा देते हैं। देखो, जहाँ पर अपना ट्रोफोस्फीयर खत्म होगा ना, उसको कहते हैं ट्रोफोपॉस। ये जो अपना ट्रोफोस्फीयर यहाँ पर खत्म हो रहा है ना, इसको बोलते हैं ट्रोफोपॉस। मतलब यहाँ ट्रोफोस्फीयर अपना खत्म हो चुका है, इसके आगे एक नया जोन स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी 8 और 18 किलोमीटर वाली। यहाँ पर आपका एक जैसा रहता है। ठीक, ये जो जोन है इसको कहते हैं अपन स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटोस्फीयर। इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर ये रहता है अपना 50 किलोमीटर तक। मतलब अपन ये कहाँ तक पहुँच गए अपन? अब 50 किलोमीटर तक। कहाँ से है ये? अर्थ सरफेस से है, यहाँ से नहीं है। अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर तक अपना क्या रहेगा? स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में क्या रहेगा? अपना टेम्परेचर बढ़ेगा ऊपर जाने तरफ। ये तो बड़ा सिंपल तरीका है। पहले में अल्टरनेट चलेगा अपना, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इसके ऊपर जो भी आएगा उसमें क्या होगा? फिर घटेगा। फिर उसके ऊपर जो आएगा उसमें क्या होगा? बढ़ेगा। ये आप लोग याद कर लो। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर इसके ऊपर जो लेयर आएगी उसमें फिर घटेगा, फिर उसके जो ऊपर लेयर आएगी फिर बढ़ेगा। ठीक, अभी कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक ही पढ़नी है और वो है ओजोन लेयर। इस स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर है जिसको हम कहते हैं क्या? ओजोन लेयर। अब देखो, ये जो ओजोन लेयर है, क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर कितनी दूरी तक है? ये ओजोन लेयर होती है अपनी 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक। कहाँ से? अर्थ सरफेस से। 8 किलोमीटर तक जो है ही, उसके ऊपर और जाओगे तो अपना 20 किलोमीटर स्टार्ट होगा, 20 से लेकर 30। यानी कि ये जो ओजोन परत की जो ओजोन लेयर है वो कितनी है? 10 किलोमीटर मोटी परत है ये। ओजोन लेयर मतलब O3। ओजोन लेयर का मतलब क्या होता है? O3। तो ये जो ओजोन लेयर है, इसी ओजोन लेयर होने की वजह से इसको कुछ लोग ओजोनोस्फीयर भी कह देते हैं।
लेकिन जो बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि ओजोनोस्फीयर कहना गलत है। स्फीयर का मतलब हो गया एक अलग लेयर का होना, जबकि ओजोन लेयर तो स्ट्रेटोस्फीयर का ही एक पार्ट है, तो ओजोन लेयर को आप ओजोनोस्फीयर कैसे कह सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग याद रखना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फीयर। हालांकि ओजोनोस्फीयर कहना गलत है, ओजोनोस्फीयर शब्द ही गलत है, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये स्फीयर हमने जब इसको बोल दिया तो स्ट्रेटोस्फीयर को क्या बोलोगे भाई, एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर कैसे हो सकता है। ओजोन लेयर तो ऑलरेडी एक स्फीयर के अंदर है, इसलिए उसको ओजोनोस्फीयर कहना सही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, याद कर लो, ठीक है। ये जो ओजोन लेयर है O3, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, क्यों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो सूरज की रोशनी आती है यहाँ से, इस सूरज की रोशनी में बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस भी होती हैं, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन, स्पेशली एक रेडिएशन होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। कौन सी, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनको हिंदी में कहते हैं UV रेज। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ये पृथ्वी तक नहीं आ पाती, अर्थ सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है वहीं पर आकर इनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, सारी एनर्जी यहाँ पर खत्म हो जाती है। या सादा सिंपल भाषा में कहो तो ये अल्ट्रा वायलेट रेस है, ये ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ये ओजोन लेयर पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँचती। क्या होगा अगर ये ओजोन लेयर, ये अल्ट्रा वायलेट रेस, इस ओजोन लेयर अगर ना हो और ये अल्ट्रा वायलेट रेस पृथ्वी की सतह तक पहुँच जाए तो क्या होगा, ऐसा कौन सा पहाड़ गिर जाएगा, वाकई में पहाड़ गिर जाएगा। अगर ये ओजोन लेयर पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएगी तो पृथ्वी की सतह पर कौन है, हम लोग हैं, इंसान हैं, जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, उन सभी से ये ओजोन लेयर टकराएगी, क्योंकि वही सूरज की रोशनी तो आती है, हम सूरज की रोशनी से बच नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वही सब कुछ है, सूरज है तो अपनी पृथ्वी पर जीवन है। तो और अल्ट्रा वायलेट रेस अगर सूरज की रोशनी के साथ पृथ्वी तक आ गई, और अल्ट्रा वायलेट रेस इतनी हार्मफुल होती है कि ये म्यूटेशन कर सकती है, इंसान पर पड़ेगी, इंसान के अंदर म्यूटेशन होगा। और आपको पता है कि 99% जो म्यूटेशन, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, सभी इंसान मर जाएंगे, सभी पेड़ पौधे मर जाएंगे, ठीक है। और अगर कुछ हुआ भी तो पता चला म्यूटेशन की वजह से कुछ ज़्यादा ही, कुछ अलग ही टाइप की नई स्पीसीज़ बन गई जो और ज़्यादा खतरनाक हुई तो बाकी स्पीसीज़ को मार देगी। तो कुल मिलाकर ये जो अल्ट्रा वायलेट रेस अगर पृथ्वी तक आई तो पूरी पृथ्वी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ओजोन लेयर का बड़ा एहसान है अपने ऊपर कि ये जो ओजोन लेयर है ये अल्ट्रा वायलेट रेस को बचाती है, अल्ट्रा वायलेट रेस से हम लोगों को बचाती है, ये खुद ही उसकी मार झेलती है। कैसे बचाती है, होता क्या है, जब ये अल्ट्रा वायलेट रेस इस ओजोन लेयर पर पड़ती है दिन के समय में, तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, टूट जाती है, ऑक्सीजन में और O में, ऑक्सीजन में और O में, दो में टूट जाती है। ये कब की बात है, दिन की, क्योंकि सूरज दिन में ही रहेगा, दिन में ही इसकी रोशनी पड़ेगी। जब रात का समय आएगा, नाइट के टाइम पर ये दोनों फिर से जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे, ओजोन लेयर। मतलब वो जो ओजोन लेयर है वो दिन के समय में टूटती है और रात के समय में जुड़ती है। ओजोन लेयर का काम यही है, जुड़ना, फिर वापस में टूटना, फिर जुड़ना, फिर टूटना, फिर जुड़ना, फिर टूटना। टूटती कब है, दिन में, और जुड़ती कब है, रात को। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेस जब आती है वो इन O3 से टकराती है और पूरी उनकी जो एनर्जी होती है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, और यहीं से अल्ट्रा वायलेट रेस जो है वो डाइवर्ट होकर वापस चली जाती है, हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुँचती। ठीक, ये तो होता है ओजोन लेयर का काम। बस आपको याद रखना है कि ओजोन लेयर कितनी मोटी परत होती है, 10 किलोमीटर की। कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ से कहाँ तक होती है, 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक। इस स्ट्रेटोस्फीयर के बाद यहाँ जो स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होगा इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रोफोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, तो इस स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर फिर एक दूसरा आता है अपना, एक अगली लेयर आती है जिसको बोलते हैं हम मीजोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं हम, मीजोस्फीयर। और ये होता है अपना कहाँ तक, 80 किलोमीटर तक। ये कहाँ तक होता है, 80 किलोमीटर तक। कहाँ से, अर्थ सरफेस से। 8 किलोमीटर तक ट्रोफोस्फीयर, फिर 50 किलोमीटर तक अपना स्ट्रेटोस्फीयर, फिर 80 किलोमीटर तक मीजोस्फीयर। यहाँ पर टेम्परेचर होता है कम, इतना कम हो जाता है कि सबसे अधिक, सबसे कूलेस्ट जो लेयर मानी जाती है वो यही मानी जाती है। सबसे ठंडी जो लेयर मानी जाती है वो मीजोस्फीयर को ही कहते हैं। यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है। कहाँ, मीजोस्फीयर के अंदर। यहाँ पर पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो, मीजोस्फीयर के बाद फिर अपना आता है ये पूरा 1600 किलोमीटर तक, जिसको बोलते हैं हम क्या, थर्मोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोस्फीयर। इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, इतना बढ़ जाता है कि ये जो है वो हॉटेस्ट लेयर मानी जाती है। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ पर एक चीज़ याद करनी है आपको, 80 किलोमीटर से लेकर
यहाँ 300 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर से लेकर कहाँ तक, यहाँ 300 किलोमीटर तक एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। और उस आयोनाइजेशन प्रोसेस की वजह से इतनी लेयर को 80 से लेकर 300 किलोमीटर तक की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनोस्फीयर। क्यों बोलते हैं आयनोस्फीयर इसको, क्योंकि यहाँ पर होता है आयोनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, ऊपर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, जैसे बैटरी होती है ना, बैटरी के ऊपर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ऐसा नेगेटिव और पॉजिटिव का सेपरेशन हो जाता है यहाँ पर। कैसे होता है, देखो इस ट्रोपोस्फियर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, 85% मास अपना यहीं पर है, और जो एटमॉस्फेयर है उसका 99% मास जो है वो अपना यहाँ 40 किलोमीटर पर आकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर फिर अपना केवल 1% मास रह जाता है एटमॉस्फेयर का। तो यहाँ से क्या होता है, जो अपने नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, भाई एटम है, हल्के होते हैं, तो वो जो एटम है लाइट वेट के होते हैं, हल्के होते हैं, तो वो ऊपर की तरफ उड़ने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो ऊपर की तरफ आते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं। कहाँ तक, थर्मोस्फीयर तक पहुँच जाते हैं, हल्के होने की वजह से। एटम है, मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो धीरे धीरे करके वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से जब सूरज की रोशनी इनके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, जब ये सूरज की रोशनी इस ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर पड़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं बाहर, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा हल्के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऊपर हो जाता है नेगेटिव चार्ज और नीचे रह जाता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, ये जो आयोनोस्फीयर है वही चीज़ हो गई। दिन के समय में इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, रात के समय में ये कम हो जाती है। फिर दिन के समय में फिर आयोनाइजेशन होगा, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी। दिन में बढ़ती है, रात को कम होती है। ये होता है आपका आयोनाइजेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन, इसलिए इसको बोलते हैं आयोनोस्फीयर। और इस जोन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लॉन्ग वेव रेडिएशंस का यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग वेव रेडियो कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमें बहुत, क्योंकि ये जो रेडिएशन, क्योंकि ये जो जोन है भाई, इसमें एक चार्ज सेपरेशन हो गया, मतलब यहाँ पर आप सिग्नल भेज सकते हो, लंबी दूरी तक सिग्नल भेज सकते हो, एक देश से दूसरे देश तक आप सिग्नल भेज सकते हो। लॉन्ग वेव रेडियो कम्युनिकेशन इस जोन में हो सकता है, ये आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कौन से जोन में होता है, वो आयोनोस्फीयर। इस आयोनोस्फीयर के बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं उसको, एक्सोस्फीयर। और सिंपल सा हम कह सकते हैं कि भाई ये जो अपना एक्सोस्फीयर है साथ में प्लस आयनोस्फीयर, ये एक्सोस्फीयर प्लस आयनोस्फीयर किसके बराबर होगा, थर्मोस्फीयर के। ठीक, तो ये अपना कंप्लीट हो गया क्या, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में इंपॉर्टेंट गैसेस हमने पढ़ ली हैं, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो तो भाई कमेंट में पूछ लेना, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक।